नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, यह कहानी एक रहस्यमयी और दिलचस्प मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को एक जटिल मामले की जांच करनी होती है। 3 हत्याओं की सच्चाई को उजागर करने के लिए उन्हें अनेक सुरागों और गहरे राजों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में सभी संदेह एक व्यक्ति पर होते हैं, लेकिन जब एक खास रिपोर्ट सामने आती है तो पूरी घटना का सच सामने आता है। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। सफेद कांच की खिड़की से सूरज की किरणों ने आर्यन के कमरे में दस्तक दी थी, किंतु 17 वर्षीय आर्यन अब भी सोया हुआ था। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसके पिताजी और दादी के मध्य की वार्तालाप की आवाज उसके कमरे तक आ रही थी। गौरव, मैं तुम्हें कब से कह रही हूं, इस घर में हवन करवा लो। माँ, तू भी ना। कितनी बार कहा है तुम्हें मैंने कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। तू नहीं मानता होगा, पर मैं मानती हूं। इस घर में हवन करवा ले। मुझे रात को नींद नहीं आती, कुछ अजीब सा महसूस होता है मुझे। माँ, कुछ भी नहीं है इस घर में ऐसा। अब फालतू की बातें मत कर। सुबह सुबह। अंकिता, खाना तैयार हो गया हो तो दे दे, मैं ऑफिस चला जाऊं। गौरव राणा अपनी माँ की बात को काट देता है। उसकी माँ उसकी बातों से निराश हो जाती है। अंकिता टिफिन लेकर आती है। गौरव राणा अपने जूते पहनने लगता है। उसकी माँ अंकिता की तरफ देखती है। बहू, अब तू ही समझा इसे, मेरा कहना तो ये मानेगा नहीं। आप माँ जी की बात क्यों नहीं मान रहे हो? हवन करवा लो ना घर में। अब अंकिता, तू भी माँ की तरह करने लगी। कितनी बार कहा है, कुछ भी नहीं है इस घर में। पर कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। गौरव राणा अपनी पत्नी अंकिता पर खींचता है। अच्छा देख गौरव, या तो तू इस घर में हवन करवा ले या फिर इसे शाह को बेच दे। माँ, तू पागल हो गई है क्या? इतनी मुश्किल से इस घर को बनवाया है मैंने, अब तू कह रही है कि मैं इसे बेच दूं? मुझे कुछ नहीं सुनना है। गौरव राणा गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अंकिता और राणा की माँ उसे घर से जाते हुए देखती हैं। वे दोनों ही निराश थीं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से वे राणा को घर में हवन करवाने के लिए बोल रही थीं, लेकिन राणा पूजा पाठ में यकीन नहीं करने वाला इंसान था। इसके अतिरिक्त उन दोनों ने घर को उनके पड़ोसी शाह को देने के लिए भी राणा से कहा था, किंतु राणा उन दोनों के प्रस्ताव से खुश नहीं था। दरअसल राणा पीएनबी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पहले उसकी ड्यूटी चंडीगढ़ थी, जिस कारण वह अपनी 20 वर्षीय बेटी अंजलि, 17 वर्षीय बेटे आर्यन, अपनी पत्नी अंकिता और अपनी मां के साथ चंडीगढ़ में ही किराए के मकान में रहता था। इस दौरान उसने दिल्ली में अपना खुद का प्लॉट खरीद लिया था। अभी 4 साल पहले ही उसने अपना घर यहां बनवाया था। पहले वे चंडीगढ़ में रहते थे, इस कारण घर को किराए पर दिया जाता था। अंतिम बार घर में किराए पर जो रहता था वह एक राजस्थानी परिवार था। उस परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य थे, पति और पत्नी। नई नई शादी हुई थी। पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य लड़के के साथ भाग गई थी, जिसके चलते पति ने अवसादग्रस्त होकर राणा के घर में ही फांसी लगा ली थी। उस लड़के के फांसी लगाने की घटना के 2 माह बाद ही जब राणा का तबादला दिल्ली में हुआ तो उसने अपने परिवार सहित अपने घर में ही रहने का निश्चय किया। लेकिन समय समय पर राणा की मां शाह को घर में हवन करवाने के लिए बोलती रहती थी। उनके मुताबिक उस लड़के की आत्मा का साया अब भी इस घर में उनके ऊपर निगरानी रखता है, किंतु आधुनिक विचारों वाला राणा भूत प्रेत वाली बातों पर यकीन नहीं करता था।
जुलाई का महीना होने के कारण मानसून का पूरा जोर था। रात के करीब 12 बजने वाले थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। आकाशीय बिजली की तेज गड़गड़ाहट के मध्य तेज मानसूनी हवाएं भी चल रही थीं। गौरव राणा की मां अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक उनके कमरे की खिड़की बजती है। गौरव राणा की मां की आंख खुल जाती है। बाहर बारिश के साथ तेज हवा के थपेड़े खिड़की पर जोर जोर से लग रहे थे। तेज हवा की वजह से खिड़की बज रही है, यह सोचकर वह पुनः अपने बिस्तर पर लेट जाती है, किंतु अचानक ही खिड़की पुनः बजनी शुरू हो जाती है। अब की बार वे चौंक कर खड़ी होती हैं। वे हिम्मत जुटाकर बज रही खिड़की की तरफ जाती हैं। कौन है? वे दबी हुई आवाज में बोलती हैं। सामने से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। खिड़की का बजना भी बंद हो जाता है। हालांकि तेज हवा के साथ खिड़कियों से टकराती बारिश की बूंदों की आवाज उन्हें जरूर सुनाई देती है। अपने मन का वहम समझकर वे वापस अपने बिस्तर पर सोने के लिए मुड़ती हैं, लेकिन अचानक ही फिर से खिड़की बजने लग जाती है। कौन है? मैं कह रही हूं, कौन है? वह डर के मारे कांपते हुए बोलती है। उनके माथे पर पसीना आ जाता है। खिड़की बजना पुनः बंद हो चुका था। वह हिम्मत जुटाकर खिड़की के हत्थे को पकड़ती है और खिड़की को खोलती है। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। आसमानी बिजली की तेज गर्जना हो रही थी। कौन है? वह फिर से बोलती है, लेकिन किसी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। उनके हृदय की धड़कन बढ़ी हुई थी। वे खिड़की को बंद करने के लिए पुनः उसके हत्थे को पकड़ती हैं और धीरे से बाहर की तरफ धक्का देती है। भूत! भूत! लाल आंखों वाले काले साए को देखकर वह जोर से चीख पड़ती है। उनकी आवाज सुनकर राणा, उसकी पत्नी अंकिता और आयशा दौड़ते हुए उनके कमरे की तरफ आते हैं। गौरव राणा दौड़कर अपनी मां की तरफ जाता है। अंकिता कमरे का बल्ब जलाने के लिए बटन दबाती है। राणा की मां फर्श पर पड़ी हुई थी और डर के मारे चीख रही थी। क्या हुआ मां? राणा पूछता है। भूत! भूत! मां, कुछ भी तो नहीं है वहां। राणा खुली हुई खिड़की की तरफ इशारा करता है, जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। काला, बहुत काला, भयानक सा चेहरा, उसकी लाल आंखें थीं। शांत हो जाओ मां, वहां कुछ भी तो नहीं है। पर मैंने देखा है। अच्छा, क्यों बकवास कर रही हो? भूत भूत कुछ नहीं होता है, पर मां जी ने खुद अपनी आंखों से देखा है ना, अंकिता कहती है। अंकिता, तुम भी चुप रहो। कुछ भी तो नहीं है। अगर होता तो मुझे भी दिखाई देता ना। चलो मैं देखता हूं। ओए भूत भाई साहब, जरा बाहर आकर हमें भी तो दर्शन दो। राणा खिड़की के बाहर झांककर बोलता है। देखो, आया क्या? नहीं आया ना, क्योंकि भूत होते ही नहीं। पर पापा, कभी कभी मुझे भी महसूस होता है कि इस घर में कुछ ऐसा है, आयशा कहती है। हाँ, अब तुम भी इनके साथ हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। गौरव, मैं आर्यन को भी अपने कमरे में सोने के लिए ला रही हूं। वह अकेला सो रहा है वहां, अंकिता कहती है। चुप रहो अंकिता, क्या तुम अपने बच्चों की निजता में भी दखल दोगी? वह 17 वर्ष का हो चुका है, बच्चा नहीं है। सोने दो उसे अकेले ही। और हाँ आयशा, तुम भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। इधर राणा घर के अन्य सदस्यों को डांट रहा था। आर्यन अपने कमरे में सोया हुआ था। उसके कमरे की खिड़की के पास से कोई काली परछाई सी गुजरती है। गहरी नींद में सोया होने के कारण उसे इसका आभास नहीं होता। रात की बारिश से मौसम सुहावना हो चुका था। हालांकि आकाश में हल्के बादल अब भी छाए हुए थे। सड़क पर आवागमन शुरू हो चुका था। अंकिता रसोई घर में सुबह की चाय बना रही थी। गौरव राणा और उसकी मां दोनों चाय के इंतजार में सोफे पर बैठे हुए थे। रात की घटना के बाद मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। गौरव, तू इसे शाह को बेच दे। राणा की मां ने चुप्पी तोड़ी। मां, अब तू फिर से रात की ही बात को अलाप रही है, तो क्या करूं? तू मान ही नहीं रहा है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूं कि इस घर में उस लड़के की रूह है। मां, तुम चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। गौरव राणा अपनी मां पर चिल्लाता है। अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। वह फोन उठाता है। क्या? हम? अच्छा, मैं कहता हूं। जी जी, मैं कहता हूं। फोन पर बात करते हुए गौरव राणा की तिलमिलाहट बढ़ जाती है। आयशा, राणा चिल्लाता है। आयशा दौड़ती हुई राणा के पास आती है।
क्या हुआ पापा, यह क्या हो रहा है? आर्यन के इस बार फर्स्ट टर्म टेस्ट में बहुत कम नंबर आए हैं। बात क्या है? आजकल वह तो मेरी नजर में ही नहीं आता है। पापा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। अच्छा, लेकिन फिर भी इतने कम नंबर, तुम उसे टाइम क्यों नहीं दे रही हो? पापा, क्या करूं? 15 अगस्त तक मुझे भी अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स जमा करवानी है। ऐसे में मुझे भी वक्त नहीं मिल पाता। आयशा ने अपनी मजबूरी जताई। उसी समय अंकिता चाय लेकर बश्यामदेव में आती है। गौरव राणा उसकी तरफ घूरता है। यहां महारानियां को भूत दिखाई दे रहे हैं और खुद के बच्चे उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। राणा अंकिता पर तंज कसता है। क्या हुआ, क्या हुआ? अब तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि इस घर में हो क्या रहा है। तुमने उस साहबजादे को इतना बिगाड़ रखा है कि उसके फर्स्ट टर्म टेस्ट में सभी विषयों में बहुत कम नंबर आए हैं। तो मैं क्या करूं? घर में 1000 काम होते हैं, मुझे तो समय ही नहीं मिलता। और ऊपर से वह पिछले कुछ दिनों से बीमार भी चल रहा है। उसका सिर दर्द हो रहा है। लेकिन आपको तो बच्चों से ज्यादा अपने काम की पड़ी रहती है। अंकिता भी कुरेदती है। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब यह है कि मैं बच्चों को समय नहीं देता? ये कोई कहने वाली बात है भला? अंकिता और राणा के बीच पुनः बहस छिड़ जाती है। आर्यन अपने कमरे में बैठा मोबाइल फोन देख रहा था। उसकी गोद में एक रजिस्टर पड़ा था। गली के नुक्कड़ पर एक मध्यम वर्गीय घर स्थित था। मुख्य दरवाजे पर लिखा हुआ था, अनुभव शाह एंड फैमिली। घर को पहली नजर में देखने पर प्रतीत होता था कि मालिक ने इसे योजना अनुसार बनाया है। क्या वे घर को बेचने के लिए तैयार हैं? घर के एक कमरे से मिसेस शाह की आवाज आती है। तैयार नहीं होंगे तो क्या हुआ, हम कर लेंगे। मतलब क्या है आपका? शाह की पत्नी आश्चर्यचकित होकर कहती है। तू मतलब के बारे में ज्यादा मत सोच, उन्हें यह घर बेचना ही होगा। शाह ने रहस्यमय नजरों से अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रात हो चुकी थी। राणा के घर में शांति छाई हुई थी। आर्यन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ स्मार्टफोन चला रहा था। उसकी बगल में किताबें पड़ी हुई थीं। उसके कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। यस यस, आई क्लियर दिस स्टेज, अब तो मजा आएगा। आर्यन बुदबुदाता है। वह अपने मोबाइल को तकिए के नीचे रख देता है और बिस्तर से नीचे उतर जाता है। इधर दूसरे कमरे में राणा की मां गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक उनके कमरे की खिड़की बजती है। वह चौंक कर खड़ी हो जाती है। डर के मारे उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। वह खिड़की की तरफ बढ़ती है। कौन है? वह दबी हुई आवाज में बोलती है। उनके बोलते ही खिड़की का बजना बंद हो जाता है। वह वापस अपने बिस्तर पर सोने के लिए आ जाती है। हालांकि डर के मारे अब भी वह कांप रही थी, किंतु कुछ ही देर में सब सामान्य हो गया। बाहर हवा के थपेड़ों की साए साए की आवाज उनके कानों तक साफ सुनाई दे रही थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इस कारण उन्होंने कमरे का बल्ब जला लिया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। कुछ ही देर में वह अपने कमरे से लघु शंका के लिए निकली। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। हालांकि डर के मारे अब भी उनके हृदय की धड़कनें तेज हो रही थीं। वॉशरूम का दरवाजा खोलने से पहले उन्हें आभास हुआ कि उनके पीछे कोई है। वह पीछे की तरफ मुड़ी। सुबह होते ही अंकिता अपने कमरे से उठने के बाद मुंह धोने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम का दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा देखकर वह चीख पड़ती है। क्या हुआ? राणा और आयशा दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हैं। आर्यन भी अपने कमरे से बाहर निकलकर वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम के अंदर का नजारा देखकर वे सब चौंक जाते हैं। राणा की मां बाथटब में औंधे मुंह पड़ी हुई थी। वह दौड़कर उन्हें उठाता है। मां, मां! राणा जैसे ही अपनी मां को पलटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मां मर चुकी है। उसके पांवों तले जमीन खिसक जाती है। आयशा और अंकिता रोने लगती हैं। आर्यन डर के मारे अपनी मां के गले से लिपट कर रोने लगता है। आस पड़ोस के लोग भी दौड़कर राणा के घर आ जाते हैं। हेगड़े जी, सर, कैसे हुआ यह सब? पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह सब इंस्पेक्टर हेगड़े से घटना के बारे में पूछता है। सर, एक्सीडेंटल केस लग रहा है। शायद दिखाई न देने की वजह से राणा जी की मां बाथटब में औंधे मुंह गिर गई हों
और फिर खड़ी नहीं हो पाई होंगी। अच्छा, तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। जी सर। हेगड़े अन्य पुलिस कांस्टेबल से राणा की मां की लाश को उठाने के लिए कहता है। वे उसकी लाश को उठाते हैं और एम्बुलेंस में रख देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह कुछ जरूरी साक्ष्य जुटाने के बाद राणा के बगल में आकर बैठ जाता है। यह सब कैसे हुआ? मेरा मतलब, आखिरी बार आपकी मां से कौन मिला था? कल रात को मैं उनके कमरे में उन्हें दूध देने गई थी। फिर मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। बेचारी मां जी, अंकिता बिलख पड़ती है। क्या आप में से किसी ने भी उनके गिरने की या चीखने की आवाज नहीं सुनी? जी नहीं सर, क्योंकि वॉशरूम हमारे बेडरूम से दूर है। इसके अलावा मेरे घर के कमरों के दरवाजे और खिड़कियों को एक बार बंद कर दिया जाए तो मुश्किल से ही आवाज कानों तक पहुंचती है। राणा नीचे गर्दन किए हुए बोलता है। उसकी आवाज में अपनी मां को खोने का दर्द झलक रहा था। ओह, हमें खेद है राणा जी, अभी के लिए हम चलते हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या है। चल पांडे, अर्जुन सिंह हेड कांस्टेबल पांडे से कहता है। वह अंकिता की तरफ देखते हुए महसूस करता है कि शायद अंकिता इस घटना के विषय में कुछ बताना चाहती है। आप अगर इस केस के विषय में कुछ बताना चाहती हैं मिसेस राणा, तो बेझिझक कहिए, हम आपके साथ हैं। अर्जुन सिंह के कहते ही राणा अपनी पत्नी को घूरता है। कहिए मिसेस राणा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं कहना। जितना पता था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। चल पांडे, चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा राणा जी। जी सर। राणा हाथ जोड़कर अभिनंदन करता है। वह घर के अन्य सदस्यों की तरफ एक बार देखता है। अंकिता और आयशा रो रही थीं। आर्यन उनकी बगल में मायूस बैठा था, क्योंकि घर में उसकी सबसे करीबी सदस्य, उसकी दादी मां, अब इस दुनिया में नहीं रही थी। राणा अपनी मां की मृत्यु के बाद उदास बैठा था। अर्जुन सिंह, हेड कांस्टेबल पांडे, एक ड्राइवर और कुछ अन्य कांस्टेबल सहित गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। पांडे, तुम्हें क्या लगता है ये बुढ़िया कैसे टपकी होगी? सर, दिखाई नहीं दिया होगा और जाकर बाथटब में गिर गई होगी मुंह के बल। फिर खड़ी नहीं हो पाई होगी। जब चीखी होगी तो राणा के परिवार के बाकी सदस्य सुन नहीं पाए होंगे। अच्छा, पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मतलब सर, मतलब का तो पता नहीं, पर अंकिता का चेहरा देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह हमसे इस केस के विषय में कुछ छुपा रही है। कहीं यह वेल प्लांट मर्डर तो नहीं है? नहीं सर, यह मर्डर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तू इस बात के लिए इतना निश्चित कैसे हो सकता है पांडे? क्योंकि सर, मुझे लगता है कि बुढ़िया का मर्डर भला कोई क्यों करेगा। वैसे भी उसे मारने से किसी का क्या फायदा होने वाला है। वाह पांडे, सवाल अच्छा है, पर तुम्हारा दिमाग इतना कब से चलने लगा? अर्जुन सिंह पांडे की चुटकी लेता है। बस सर, आपके साथ का फर्क है। अब साथ रहने से कुछ तो आप वाले गुण भी आएंगे ना सर। अच्छा, मुझे ज्यादा मत उठाओ। कल शाम तक मुझे राणा के परिवार की पूरी डिटेल चाहिए। हम रिस्क नहीं ले सकते पांडे, समझे? जी सर। विनोद, आगे चौराहे पर गाड़ी रोको। क्यों सर? अरे क्योंकि बच्चे, गाड़ी रोक। तेरी भाभी को आज शॉपिंग करवानी है। आगे देर हो गई तो क्लास लगेगी। हाँ हाँ सर। हम सबकी क्लास लेने वाले की भी क्लास लगती है, यह पता नहीं था। विनोद चुटकी लेता है। बेटा, क्लास ही नहीं लगती, पूरा लेक्चर झेलना पड़ता है। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें भी पता चल जाएगा। अर्जुन सिंह गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहता है। गाड़ी में बैठे सभी पुलिस वाले ठहाके लगाते हैं। अर्जुन सिंह की पत्नी सड़क की दूसरी तरफ खड़ी थी। वह नाराज लग रही थी। शाम के करीब 8 बजाने वाले थे। आसमान पर फिर से मानसूनी बादलों का पहरा हो गया था। अपने कमरे में आर्यन अपनी बहन आयशा की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। वह अपनी दादी की मौत को लेकर मायूस था। आयशा एक हाथ से फोन चला रही थी और दूसरे हाथ से उसका सिर दबा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसका सिर दर्द हो रहा था। आर्यन की नजर खिड़की पर थी। अचानक आयशा के फोन पर किसी का मैसेज आता है। वह चौंक कर खड़ी हो जाती है। अच्छा आर्यन, मैं जा रही हूं,
आयशा इतना कहकर उसके कमरे से जल्दी से चली जाती है। आर्यन गुमसुम सा अब भी खिड़की की तरफ देख रहा था। इधर हेड कांस्टेबल पांडे पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की केबिन में एक फाइल के साथ जाता है। गुड इवनिंग सर। आओ पांडे, क्या पता चला तुम्हें राणा की फैमिली के बारे में? कुछ खास नहीं सर, जैसा कि आपको पहले ही पता था, राणा को दिल्ली में आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं। पहले उसकी ड्यूटी चंडीगढ़ थी। अच्छा, यह तो पता है। कुछ ऐसा पता चला जो राणा के परिवार ने हमें नहीं बताया हो? जी सर, एक बात बड़ी अजीब बताई थी राणा के घर के बाहर उसके पड़ोसी सुमित ने। पांडे बोलते बोलते रुक सा जाता है। क्या हुआ पांडे? रुक क्यों गया? पांडे अपने गले के ताबीज को बाहर निकालता है। वह उसे चूमता है और धीरे से बुदबुदाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्या बुदबुदा रहे हो पांडे? कुछ नहीं सर। चुपचाप सारी बात बताओ पांडे। ऐसा क्या है राणा के घर में जो अजीब है? सर, उनके घर में किसी भूत का साया है और पड़ोसियों के मुताबिक बुढ़िया को उसने ही टपकाया। लू दुरुस्त है तू। अब ये बकवास ही करेगा या कुछ और भी ढंग की बात बताएगा मुझे? सर, मुझे तो सिर्फ यही पता चला था, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं चला मुझे। अच्छा जी सर, तू निकल, तेरा खुद का दिमाग तो खराब है ही, मेरा और करेगा। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन ले, कल तक अगर तुमने कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढा तो तेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं सर, ऐसा मत करना, मैं करता हूं कुछ। हे हनुमान जी, मुझे बचाना। ये सर तो मुझे उस भूत के हाथों न जाने क्यों मरवाना चाहते हैं। बस इस बार बचा लो, अगले महीने ही मैं सीपी सर से कहकर अपना तबादला करवा लूंगा। क्या बुदबुदा रहे हो पांडे? कुछ नहीं सर, मैंने तो कहा बस हो जाएगा। अच्छा, गुड, चलो जाओ। पांडे जल्दबाजी में अर्जुन सिंह की केबिन से बाहर आ जाता है। वह डरा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। मैंने बोला था ना आपको यह घर बेच दो, लेकिन आप थे कि माने ही नहीं। अगर हम इस घर में नहीं रहते तो आज मां जी हमारे बीच होती। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना अंकिता? कितनी बार कहा है कि इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानती, मां जी को जरूर उस लड़के की रूह ने ही मारा है। मुझे तो डर लग रहा है। आप इस घर को शाह को बेच क्यों नहीं देते? अंकिता, कितनी बार कहा है तुझे, मैं इस घर को नहीं बेचने वाला। भला 20 लाख के घर को 10 लाख में ही मैं कैसे बेच दूं? अच्छा, तो आपको पैसों की पड़ी है? अंकिता, बात पैसों की नहीं है, तू खामखा इस घर को बेचने पर तुली हुई है। मां की मौत बाथटब में डूबने से हुई थी, न कि किसी भूत ने मारा था। और मां जी के मरने से पहले वाली रात को उन्होंने उस भूत को देखा था। वह क्या था? वह मां का वहम था। वैसे भी भूत भूत कुछ नहीं होता। राणा और उसकी पत्नी के बीच पुनः बहस छिड़ जाती है। वे दोनों आपस में लड़ रहे थे। इसी दौरान उनके घर की खिड़की पर किसी की परछाई सी नजर आती है, किंतु राणा और उसकी पत्नी का ध्यान उस ओर नहीं जाता। राणा की मां को मरे हुए 3 दिन हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य से सिर्फ इतना ही पता लग पाया था कि राणा की मां की मृत्यु बाथटब में डूबने की वजह से ही हुई थी। राणा की मां के बाएं पैर के घुटने पर लाल निशान बन गया था, जो संभवतः बाथटब में गिरने की वजह से बना हो। इसके अतिरिक्त घर की खिड़कियों और दरवाजों के आसपास भी किसी इंसान के आने या जाने के पद चिन्हों के होने के साक्ष्य नहीं मिले थे। ऐसे में पुलिस के पास उनकी डेथ को एक्सीडेंटल घोषित करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का शक भी गलत साबित हो गया। अगले 4 दिन तक सब सामान्य रहा। राणा ने अपनी मां की मृत्यु पर किए जाने वाले सभी संस्कार पूर्ण किए। आर्यन की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह दिन भर गुमसुम सा रहता। बीमार होने और अपनी दादी की मृत्यु होने के कारण वह स्कूल भी नहीं गया था। इधर आयशा भी दिन भर घर के अंदर ही डरी सहमी सी रहती। वह कई बार फोन पर रात भर समय गुजारती। रात को उसे कभी कभी महसूस होता कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो असामान्य है। उसने इस बारे में राणा को भी बताया, किंतु 10 लाख रुपयों का नुकसान उठाकर वह अपने घर को नहीं बेचना चाहता था। एक रात एक बार फिर घने बादलों ने आकाश में घेराबंदी कर दी। आयशा अपने बिस्तर पर सोई हुई थी।
शीघ्र ही बारिश शुरू हो चुकी थी। घड़ी की सबसे छोटी सुई रात के 12 बजे का समय दिखा रही थी। आकाशीय बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट के मध्य अचानक आयशा के कमरे की खिड़की पर आहट होती है। आयशा चौंक कर खड़ी हो जाती है। उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। कौन है? कौन है वहां? वह डरते हुए बोलती है। खिड़की बजना बंद हो जाती है। वह वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है और डर के मारे कंबल में दुबक जाती है। उसके बिस्तर पर लेटते ही खिड़की पुनः बजने लगती है। अब की बार वह सहम जाती है। कौन है? वह कांपती हुई आवाज में बोलती है, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। वह डरते हुए खिड़की की तरफ बढ़ती है। उसने खिड़की को धीरे धीरे खोला। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी। अचानक आकाशीय बिजली गिरने से तेज गर्जना हुई। वह डर के मारे सहम गई। अपने आप को संभालते हुए उसने खिड़की को पुनः बंद कर दिया। हालांकि अब भी उसके हृदय की धड़कन तेज थी। वह वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। कुछ ही देर में सब सामान्य हो गया। उसके कमरे की खिड़की पर भी अब किसी तरह की कोई आहट नहीं हो रही थी। किंतु अचानक ही किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला। उसके कमरे में किसी काले साए ने दस्तक दी। उसके चलने से फर्श पर एक अजीब सा घर्षण पैदा हो रहा था। जैसे ही उसके कदमों की आहट आयशा के कानों तक पहुंची, वह चौंक कर खड़ी हो गई। वह चीख पाती, इससे पहले ही उस काले साए ने उसे दबोच लिया। उसने अपने बचाव में हाथ पांव मारे, किंतु मुंह पर तकिए का दबाव होने के कारण उसका दम घुटने लगा। कुछ ही समय में उसका शरीर स्थिर पड़ गया और वह मर गई। शीघ्र ही कमरे में पुनः शांति छा गई। उस काले साए ने दरवाजे को बंद कर दिया। हाय, मेरी फूल सी बच्ची को मार दिया उसने। अंकिता पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा रही अपनी बेटी की लाश को देखकर रो पड़ी। अंकिता, शांत हो जाओ, राणा ने कहा। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकती। मैंने कहा था ना, इस घर में उस लड़के की रूह है। आप इस घर को बेच दो, लेकिन आप मानते ही नहीं हैं। अंकिता जोर जोर से रोने लगती है। मिसेस राणा, आप शांत हो जाइए। पुलिस जल्द ही कातिल का पता लगा लेगी। किसका पता लगा लोगे इंस्पेक्टर साहब? जब कातिल कोई रूह हो तो आप भी मेरी बात नहीं मान रहे हैं। माफ कीजिए मिसेस राणा, कानून भूत भूत को नहीं मानता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जल्द ही कातिल सलाखों के पीछे होगा। बस आप पुलिस को अपना काम करने दें, धैर्य रखें। किस बात के लिए धैर्य इंस्पेक्टर साहब? उसने मेरी फूल सी बच्ची को जान से मार दिया। शांत हो जा अंकिता। राणा अपनी पत्नी को उसके कमरे में लेकर जाता है। आर्यन मायूस होकर उन सबको देख रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह अपने हाथों में प्लास्टिक के दस्ताने पहन लेता है। हेड कांस्टेबल पांडे और कुछ अन्य पुलिस कांस्टेबल भी आयशा के कमरे की तलाशी लेते हैं। वे जरूरी साक्ष्य जुटाते हैं। आर्यन अपने कमरे में चला जाता है। राणा अंकिता को समझाने के बाद अपने कमरे से वापस बाहर आ जाता है। वह आंगन में पड़े सोफे पर निराश अवस्था में बैठ जाता है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह उसकी बगल में आकर बैठता है। आपको किसी पर शक है क्या मिस्टर राणा? मेरा मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरक्की से जलता हो या आपका किसी के साथ पुराना झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, मेरे 24 साल के करियर में मेरी किसी के साथ भी लड़ाई नहीं हुई है। यहां तक कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे जलता हो। वैसे भी हमें दिल्ली में आए हुए करीब 2 माह ही हुए हैं। इससे पहले तो मैं कभी कभार ही दिल्ली आता था। फिर भी कोई तो ऐसा होगा जिससे आपका नुकसान करके फायदा हो। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए। नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर होता तो मैं आपसे नहीं छुपाता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जल्दी ही कातिल का पता लगा लेंगे। आप निश्चित रहें, मुझे आप पर विश्वास है सर। पांडे जी, सर चलो तुम मेरे साथ आओ। ओके सर। पांडे अर्जुन सिंह के पीछे पीछे आता है। वह गाड़ी स्टार्ट करता है। अर्जुन सिंह गाड़ी में बैठता है। बाकी के कुछ पुलिस वाले बची हुई प्रक्रिया पूरी करते हैं। राणा अब भी सोफे पर निराश बैठा था। अपनी बेटी के कत्ल ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वह अपने दिमाग पर जोर लगा रहा था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो इस तरह उसके परिवार का अहित चाहता है। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, किंतु उनमें से एक का भी जवाब उसे नहीं मिल रहा था। गाड़ी रोक पांडे। सर,
पांडे गाड़ी रोकता है। चारों ओर एक सुनसान इलाका है। हाईवे पर एक दो वाहन जा रहे हैं। पांडे अर्जुन सिंह की तरफ देखता है। अर्जुन सिंह सिगरेट जला लेता है। यार पांडे, यह कातिल बहुत शातिर है। इसने बुढ़िया को भी बड़ी सफाई से टपका दिया। छोड़ेगा भी कैसे जब कातिल इंसान नहीं कोई भूत हो। पांडे, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कोई मजाक की बात नहीं है। हम पुलिस फोर्स के जवान हैं और कानून भूत नाम की किसी भी चीज को नहीं मानता है। पर होता जरूर है सर, आप नहीं जानते, ये भूत लोग बड़े खतरनाक होते हैं। साले इंसान को इस तरह से टपका देते हैं कि किसी को पता तक नहीं चलता। पांडे, कितनी बार कहा है मेरे सामने ऐसी बकवास बातें मत किया कर, पर तू है कि मानता ही नहीं। चुप कर और मुझे सोचने दे। अर्जुन सिंह पांडे पर झल्लाता है। वह सिगरेट का कश लेता है, फिर अपने माथे पर हाथ रखकर सोचने लगता है। पांडे जी, सर, तू आज ही मेरे प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर दे। सर, क्या करना है? पांडे, कैसे भी करके मुझे इस राणा के घर का बैकग्राउंड चाहिए। मुझे लगता है यह हमसे बहुत सी बातें छुपा रहा है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना, अगर तुमने दोबारा मुझे वही भूतिया कहानी सुनाई तो तेरी नौकरी चली जाएगी। सर के बच्चे, कुछ भी कर, मुझे यह सब चाहिए, समझे? ओके सर, हो जाएगा। अच्छा, तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो? मुझे थाने छोड़ दे और रिक्शे वाला बन जा। ओके सर। पांडे पुनः गाड़ी को स्टार्ट करता है और पुलिस थाने की तरफ चल पड़ता है। शाह के घर में उसकी बीवी उसके कमरे की सफाई कर रही थी। वह अलमारी को खोलती है। शाह अपने किसी ग्राहक से बात कर रहा था। अरे, तू चिंता मत कर भाई, मैं जल्दी ही कुछ ऐसा करने वाला हूं कि वह घर अब हमारा होगा। यह क्या चीज है? शाह की बीवी अलमारी में एक बड़े और अजीब से डिब्बे को देखकर बुदबुदाई। वह जैसे ही उसे देखने लगती है, वह डिब्बा नीचे गिर जाता है। वह उसे जल्दीबाजी में उठाने लगती है। इतने में डिब्बे का सारा सामान नीचे गिर जाता है। एक काला बड़ा सा कोट, लाल प्लास्टिक की नकली आंखें, प्लास्टिक के काले दस्ताने और एक काला मास्क उसके पैरों के आगे गिरे पड़े थे। वह उन सबको देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये क्या कर रही हो तुम? शाह उस सामान को समेटते हुए अपनी पत्नी को देखकर जोर से बोलता है। वह चौंक जाती है। मैं क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाया करो, पर तू है कि मानती ही नहीं। चल, मुझे दे। शाह सारे सामान को छीनकर उसे वापस अलमारी में रख देता है। वह उसे लॉक लगाकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी पत्नी उसे संदेह की नजर से देखती है। पांडे इन्वेस्टिगेशन के बाद अर्जुन सिंह के केबिन में आता है। अर्जुन सिंह नीचे गर्दन झुकाए कुर्सी पर बैठा हुआ है। गुड इवनिंग सर। आओ पांडे, कुछ पता लगाया? सर, कुछ खास पता नहीं चला है, बस घूम फिरकर वही भूत की कहानी सामने आ रही है। पांडे, तुम किसी काम के नहीं हो। सर, क्या करूं? इसके अलावा कुछ पता नहीं चल पाया है। बहुत से मोहल्ले के लोग तो राणा को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। ऐसे में उनका मानना है कि इस घर में ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तुम चुप करो यार। गुड इवनिंग सर, हेगड़े केबिन में प्रवेश करते हुए कहता है। आओ हेगड़े, तुम्हें कुछ पता चला? सर, कुछ खास नहीं। यार, तुम सब कर क्या रहे हो? यह केस हमारी पुलिस फोर्स के लिए एक दाग बन चुका है। हेगड़े, कुछ तो ऐसा पता चला होगा जो इस केस से ताल्लुक रखता हो। सर, कुछ खास नहीं चल पाया है। बस यही पता चला है कि राणा को इस घर में आए हुए 2 महीने हुए हैं और उसके यहाँ आते ही सब कुछ गड़बड़ हो रही है। इस दौरान राणा की मां ने राणा को यह घर शाह को बेचने की पेशकश की थी, लेकिन राणा नहीं माना था। क्यों? क्योंकि सर, राणा का घर करीब 20 लाख का है, लेकिन मोहल्ले में हेंटेड हाउस का टैग होने के चलते शाह उस घर का सिर्फ 10 लाख रुपए ही दे रहा था। इस कारण राणा 10 लाख का नुकसान उठाकर इस घर को बेचना नहीं चाहता था। ओ माय गॉड, क्या हुआ सर? हेगड़े, कातिल तो हमारी आंखों के सामने था और हमने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। सर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे सब समझ आ गया है हेगड़े। अर्जुन सिंह खड़ा होता है। वह अपनी पिस्टल को उठाता है और हाथ में ले लेता है। रात के करीब 1 बज चुके थे। आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश पुनः शुरू हो चुकी थी।
आर्यन अपने कमरे में सो रहा था। उसकी खिड़की के पास किसी काले साए ने दस्तक दी। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर शाह। खिड़की के बाहर काले कपड़े पहने शाह को पुलिस घेर लेती है। मैं शाह डर के मारे भागने का प्रयास करता है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो शाह। अर्जुन सिंह आसमान की तरफ गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला जाग जाता है। राणा अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर दौड़कर आता है। आर्यन भी डरा सहमा घर से बाहर निकलता है। कौन है? राणा दौड़ता हुआ आकर पूछता है। कातिल मिल चुका मिस्टर राणा, इसने ही कत्ल किया है आपकी मां और बेटी का। शाह को उस अवस्था में देखकर राणा को यकीन नहीं होता है। नहीं, मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया है, शाह अपने बचाव में चिल्लाता है। अच्छा, तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो शाह। हेगड़े जी, इसे गाड़ी में पटको। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। शाह जोर जोर से चिल्लाता है। सभी मोहल्लेवासी उसे देखते हैं। शाह की बीवी भी दौड़ती हुई घर से बाहर आ जाती है। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर शाह। खिड़की के बाहर काले कपड़े पहने शाह को पुलिस घेर लेती है। मैं शाह डर के मारे भागने का प्रयास करता है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो शाह। अर्जुन सिंह आसमान की तरफ गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला जाग जाता है। राणा अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर दौड़कर आता है। आर्यन भी डरा सहमा घर से बाहर निकलता है। कौन है? राणा दौड़ता हुआ आकर पूछता है। कातिल मिल चुका मिस्टर राणा, इसने ही कत्ल किया है आपकी मां और बेटी का। शाह को उस अवस्था में देखकर राणा को यकीन नहीं होता। नहीं, मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया है, शाह अपने बचाव में चिल्लाता है। अच्छा, तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो शाह। हेगड़े जी, इसे गाड़ी में डालो। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। शाह फिर से जोर जोर से चिल्लाता है। सभी मोहल्लेवासी उसे देखते हैं। शाह की बीवी भी दौड़ती हुई घर से बाहर आ जाती है ताकि तुम्हें वह घर कम पैसों में मिल जाए। भूतिया कहानी गढ़कर तुम वह घर कम पैसों में लेना चाहते थे, है ना? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं वह घर जरूर लेना चाहता था। इसके अतिरिक्त मैं हर रोज जाकर उनके घर की खिड़कियों को बजाता था। मैंने एक दिन राणा भाई साहिब की मां को भी डराया था। इसके अतिरिक्त आयशा को डराने के लिए भी मैंने उसके कमरे की खिड़की को बजाया था। मैं आर्यन को भी डराने वाला था, लेकिन उस वक्त आप आ गए। मैं उन्हें डराने के लिए भयानक पोशाकें पहनकर जाता था, लेकिन मां कसम, मैंने उन्हें मारा नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ बोल रहे हो तुम। पांडे क्रोधित होकर पुनः बेल्ट से जोर से मारता है, जिससे शाह चीख पड़ता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। आ शाह चीखता है। पांडे बेल्ट से पुनः उस पर वार करता है। पांडे को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वह उसे फिर से पीटना शुरू कर देता है, लेकिन वह स्वीकार नहीं करता है कि आयशा और उसकी दादी का कत्ल उसने ही किया है। पांडे अर्जुन सिंह के केबिन में जाता है। सर, वह स्वीकार नहीं कर रहा है कि राणा की बेटी आयशा और उसकी मां का कत्ल उसने ही किया है। हश्याम ज़ादे की खाल उधेड़ लो। पांडे, अगर वह स्वीकार नहीं करता है, पर कुछ नहीं पांडे, दोनों कत्ल उसने ही किए हैं। वह हमें गुमराह कर रहा है। ओके सर। पांडे पुनः शाह को टॉर्चर रूम में जाकर पीटना शुरू कर देता है। वह जोर जोर से चीखता है। शाम हो चुकी है। अंकिता रसोई घर में खाना बना रही है। वह उदास नजर आ रही है। अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। हेलो अंकिता, आज मीटिंग के लिए मैं जयपुर जाऊंगा, तुम मेरा खाना मत बनाना। राणा फोन पर अंकिता से कहता है। ठीक है। अंकिता फोन को रख देती है और खाना बनाने में पुनः व्यस्त हो जाती है। इधर आर्यन अपने कमरे में गुमसुम सा बैठा है। उसके कमरे की लाइट नहीं जली हुई है, इस कारण कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। आर्यन बेटा, खाना खा लो। अंकिता कमरे में घुसते ही आर्यन से खाना खाने के लिए कहती है। मुझे नहीं खाना खाना, आर्यन रूखे स्वर में कहता है। पर क्यों बेटा? अंकिता उसके करीब जाकर खाने की थाली को उसके बेड के पास पड़ी टेबल पर रख देती है। क्या बात है आर्यन, खाना क्यों नहीं खाना चाहते? आर्यन की मां दुखी होकर कहती है। बोला ना मां, नहीं खाना तो नहीं खाना, बस थोड़ा सा खा ले, चल।
मैं खिलाती हूँ। आर्यन की माँ खाने का एक निवाला थाली से निकाल कर बनाती है और आर्यन को खिलाने के लिए अपने हाथ को उसकी तरफ करती है। माँ। आर्यन जोर से थाली को धक्का मारता है जिससे थाली फर्श पर गिर जाती है और सारा खाना फर्श पर बिखर जाता है। ये क्या किया आर्यन? तुमने सारा खाना फर्श पर बिखेर दिया। आर्यन की माँ उस पर झल्लाकर बोली। माँ, कहा तो था मुझे भूख नहीं है, पर इतना गुस्सा क्यों? खैर, तू आश्याम कर। आर्यन की माँ आर्यन के बदले हुए रुख से खफा तो थी, लेकिन वह जानती थी कि इसमें आर्यन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि घर में लगातार हुई 2 बड़ी घटनाओं ने उसके मन मस्तिष्क पर गहरी चोट की थी। ऊपर से वह पिछले कुछ दिनों से लगातार बीमार भी था। उसके पिताजी उसे उतना समय दे नहीं पाते थे। आयशा और दादी अब नहीं थी। ऐसे में लाजमी था कि वह भावनात्मक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। उसकी माँ बिना गुस्सा प्रदर्शित किए उसके कमरे से चली जाती है। रोज की तरह आकाश में बादल नहीं छाए हुए हैं। अंकिता अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। हेलो, ये कैसे हो गया? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के पास किसी का फोन आता है। उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई देते हैं। वह तुरंत गाड़ी स्टार्ट करते हैं। राणा के घर में अंकिता की लाश उसके बिस्तर पर पड़ी थी। नाक से खून निकल रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह इधर उधर देखते हैं। आर्यन कोने में उदास खड़ा था। राणा सोफे पर गर्दन झुकाए बैठा था। सर, अंकिता जी को भी ठीक आयशा की तरह ही मारा गया है। कातिल ने तकिए को मुंह पर इतनी जोर से दबाया था कि उनके नाक से खून बह गया, हेगड़े कहता है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह अपने हाथों में दस्ताने पहनते हैं और कमरे की तलाशी शुरू करते हैं। कल आप कहां थे मिस्टर राणा? इंस्पेक्टर तलाशी लेते हुए राणा से पूछते हैं। सर, मैं कल मीटिंग के लिए शाम की फ्लाइट से जयपुर के लिए निकला था। मैंने आखिरी बार अंकिता से बात शाम को ही की थी। किस बारे में? बस यही कि तुम मेरा खाना मत बनाना, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। हालांकि कल आर्यन घर में ही था, लेकिन यह भी अपने कमरे में सो रहा था। राणा अर्जुन सिंह से कहते हैं। अर्जुन सिंह आर्यन की तरफ जाते हैं। तुम्हें कुछ पता है बेटा? कल रात क्या हुआ था? किसी के घर में घुसने की आवाज सुनाई दी तुम्हें? अर्जुन सिंह के पूछते ही आर्यन डर के मारे कांपने लगता है। डरो मत बेटा, आश्यम से बताओ। अर्जुन सिंह उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इससे कुछ मत पूछिए। अपनी दादी की मौत के बाद यह बीमार रहने लगा है। शायद इसे रात को कुछ सुनाई नहीं दिया होगा, राणा कहते हैं। ओके राणा जी। हेगड़े, इसे इसके कमरे में छोड़ दो। ओके सर। चलो आओ आर्यन, तुम मेरे साथ आओ। हेगड़े आर्यन के कंधे पर हाथ रखता है और उसे उसके कमरे तक छोड़ने जाता है। आर्यन डरा हुआ सा लगता है। इधर अर्जुन सिंह की नजर घर में तलाशी के दौरान अचानक वाईफाई केबल पर पड़ती है। मिस्टर राणा, आपके घर में तो वाईफाई कनेक्शन भी है? हाँ सर। क्या है ना, कई बार ऑफिस का काम घर में ही करना पड़ता था, इस कारण नेट की जरूरत होती थी, इसलिए राणा जवाब देते हैं। ओह, घर में कितने मोबाइल फोन हैं? 2 मेरे हैं, एक मेरी पत्नी अंकिता का था, एक आयशा का और एक आर्यन के पास है। ये गलत कर रहे हैं आप। मतलब यही कि आर्यन अभी छोटा है, आपको उसे मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए। सही कहा, किंतु क्या है ना, आजकल मोबाइल फोन का बच्चे सही से उपयोग करें तो उसके फायदे भी अनेक हैं। वह अपनी फिजिक्स और मैथ्स के बहुत से सवालों के जवाब मोबाइल के थ्रू पा लेता है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं चलता हूं। भगवान आपको इस दुख की घड़ी में शक्ति दें। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह पांडे के साथ गाड़ी में बैठते हैं। वे दोनों कुछ पुलिस वालों के साथ निकल जाते हैं। गाड़ी जैसे ही शाह के घर के पास से गुजरती है, शाह की पत्नी उन्हें घूरती है। अर्जुन सिंह और बाकी पुलिस वाले निकल जाते हैं। इधर हेगड़े बची हुई जांच पूरी करता है। शाम का वक्त था। अंकिता को मरे हुए अभी 3 दिन हो चुके थे, लेकिन पुलिस को कातिल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह अपनी केबिन में कुर्सी के पास खड़े थे। उनके सामने पांडे और हेगड़े खड़े थे। पांडे, साला ये कातिल तो बहुत खतरनाक है। राणा की मां को बाथटब में डुबोकर टपका दिया।
मिसेस राणा को मार दिया। इससे पहले कि आर्यन या राणा में से किसी की बारी आए, तुम दोनों एक काम करो। क्या सर? दोनों एक स्वर में पूछते हैं। पांडे, कैसे भी करके पता लगाओ कि राणा का कोई पुराना दुश्मन तो नहीं है। इसके लिए तुम्हें चंडीगढ़ जाना होगा। शायद डर के मारे राणा कुछ बताना नहीं चाहता। और हेगड़े, तुम उसके परिवार के सभी कॉल डिटेल्स निकालो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी सुराग छूटे। कातिल कोई भी हो सकता है। राणा के घर के 5 फोन्स की कॉल डिटेल्स निकालो, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। इसके अलावा राणा के मोबाइल की मेल आईडी से कब और किसे मेल किए गए थे, इसका भी पता लगाओ। साथ में मुझे राणा के घर की नेट यूजिंग क्वांटिटी रिपोर्ट भी तैयार करके दो। मैं अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, समझे? जी सर, ये काम अभी शुरू करता हूं, हेगड़े जवाब देता है। ओके गुड। और पांडे, तुम? जी सर, अभी रात की गाड़ी पकड़कर चंडीगढ़ जाता हूं। ओके जाओ। पांडे और हेगड़े दोनों एक साथ अर्जुन सिंह की केबिन से निकल जाते हैं। शाम के करीब 8 बजाने वाले थे। अंकिता का कत्ल हुए आज पूरे 7 दिन हो चुके थे, लेकिन कातिल अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। पुलिस का शक जिस इंसान पर था वह शाह था, लेकिन जिस दिन अंकिता का कत्ल हुआ था उस दिन शाह जेल में था। ऐसे में शाह ही कातिल है, यह बात तो पहले ही खारिज हो चुकी थी। सबूतों के अभाव में पुलिस के लिए तीनों कत्लों में कातिल कौन है, यह एक रहस्य बन गया था। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह अपनी केबिन में बैठा तीनों मामलों की फाइलें पढ़ रहा था। हेगड़े और पांडे दोनों उसके केबिन में आते हैं। सर, आपने जो कहा था मैंने सब पता लगा लिया है, लेकिन क्या हुआ? पांडे पूछता है। सर, मुझे चंडीगढ़ में ऐसा कोई नहीं मिला जो राणा के परिवार का दुश्मन हो। सच तो यह है कि सभी राणा के परिवार को पसंद करते थे। राणा के दोस्तों को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। अच्छा, हाँ सर। हेगड़े, तुम्हें कुछ मिला? सर, कुछ खास नहीं। राणा के घर के किसी भी फोन पर कोई धमकी भरा कॉल नहीं आया है, ना ही किसी मेल में कुछ संदिग्ध मिला। यह कैसे हो सकता है? हेगड़े, क्या तुम नेट क्वांटिटी यूजिंग रिपोर्ट लाए हो? जी सर, लाया हूं। ओके, मुझे दो। हेगड़े रिपोर्ट अर्जुन सिंह को देता है। अर्जुन सिंह उसे ध्यान से देखता है। ओ माय गॉड! अर्जुन सिंह रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ सर? हेगड़े पूछता है। श्याम सिंह? जी साहब। श्याम सिंह दौड़ता हुआ केबिन में आता है। तुम अभी के अभी तीनों मामलों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओ और एक चाय भी। जी साहब। श्याम सिंह दौड़ता हुआ बाहर चला जाता है। लेकिन क्या हुआ? पांडे, सर, मुझे चंडीगढ़ में ऐसा कोई नहीं मिला जो राणा के परिवार का दुश्मन हो। सच तो यह है कि सभी राणा के परिवार को पसंद करते थे। राणा के दोस्तों को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। अच्छा, हाँ सर। हेगड़े, तुम्हें कुछ मिला? सर, कुछ खास नहीं। राणा के घर के किसी भी फोन पर कोई धमकी भरा कॉल नहीं आया है, ना ही किसी मेल में कुछ संदिग्ध मिला। यह कैसे हो सकता है? हेगड़े, क्या तुम नेट क्वांटिटी यूजिंग रिपोर्ट लाए हो? जी सर, लाया हूं। ओके, मुझे दो। हेगड़े रिपोर्ट अर्जुन सिंह को देता है। अर्जुन सिंह उसे ध्यान से देखता है। ओ माय गॉड! अर्जुन सिंह रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ सर? हेगड़े पूछता है। श्याम सिंह? जी साहब। श्याम सिंह दौड़ता हुआ केबिन में आता है। तुम अभी के अभी तीनों मामलों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओ और एक चाय भी। जी साहब। श्याम सिंह दौड़ता हुआ बाहर चला जाता है। अर्जुन सिंह सब समझ जाता है। आर्यन ने यह सब एक वीडियो गेम के चलते किया था। राणा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन ने अपने ही घर के सदस्यों का कत्ल क्यों किया। हे गधे, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, अर्जुन सिंह हेगड़े से कहते हैं। हे गधे, और कुछ पुलिस कांस्टेबल उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पांडे और अर्जुन सिंह जरूरी जांच पद्धतियों के बाद अगले दिन जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आर्यन उन कत्लों के पीछे का कारण बताता है। अर्जुन सिंह, आर्यन के पिताजी और बाकी सभी पुलिस वालों के होश तब उड़ गए जब उसने यह बताया कि वह यह सब वीडियो गेम में मिल रहे निर्देशों के तहत कर रहा था। उसने यह भी बताया कि उसे सबसे पहला टास्क अपने ही घर के किसी सदस्य को मारने का मिला था। फिर उसने दादी को बाथरूम में दबोचा
और बाथटब में डुबोकर मार डाला। इसी तरह उसने आयशा और अपनी मां को भी तकिए से सांस रोककर मारा। कत्ल के दौरान उसे यह निर्देश भी मिले थे कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उसने प्लास्टिक के दस्तानों का उपयोग किया। जब उसने एक एक करके सभी कत्लों की कहानी अर्जुन सिंह को बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिताजी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बच्चे मोबाइल फोन का इस तरह दुरुपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर ने आर्यन का चेकअप किया, जिससे पता चला कि वीडियो गेम्स की वजह से उसके दिमाग का एक हिस्सा ब्लॉक हो चुका था। इसी कारण उसे सही गलत का आभास नहीं हो रहा था। वह कई बार भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता तो कभी सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही वह वीडियो गेम के संपर्क में आता उसका खतरनाक रूप वापस आ जाता। यह घटना पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए एक सबक थी कि अभिभावकों द्वारा बच्चों की पर्याप्त मॉनिटरिंग न करने के कारण ऐसे भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं। आर्यन को अस्पताल छोड़ने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, सब इंस्पेक्टर दे और हेड कांस्टेबल पांडे वापस पुलिस थाने लौट रहे थे। सर, यह तो मान लिया कि तीनों कत्ल आर्यन ने ही किए थे, लेकिन आपको उस पर शक कैसे हुआ? पांडे ने पूछा। सच में यह केस मेरे लिए बहुत मुश्किलों से भरा था, क्योंकि आर्यन ऐसा करेगा इसका मुझे जरा भी शक नहीं था। लेकिन जब मैंने वाईफाई नेट यूजिंग रिपोर्ट देखी तो पता चला कि सबसे ज्यादा नेट की खपत राणा के घर में राणा का फोन नहीं बल्कि आर्यन का फोन कर रहा था। मुझे तब और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ जब यह देखा कि सभी कत्लों वाली रात को ही आर्यन का फोन 1 से 2 बजे के बीच बंद रहता था और फिर 2 बजे के बाद कुछ देर के लिए रीओपन होता था। यह पैटर्न सिर्फ कत्लों वाली रातों में था, बाकी दिनों में नहीं। बाकी दिनों में नेट का इस्तेमाल सिर्फ रात 12 बजे तक हो रहा था। इसके अलावा 8, 15, 23 और 28 जुलाई के टुक का कारण यह था कि 6 दिनों तक गेम के स्टेज पार करने के बाद उसे रविवार को ही कत्ल करने का टास्क मिल रहा था। नेट यूजिंग रिपोर्ट देखने के बाद मैं इतना निश्चित नहीं था कि यह सब एक वीडियो गेम के चलते हो रहा है, लेकिन मुझे यह जरूर पता था कि आज 29 तारीख को किसी का कत्ल होने वाला है। इसीलिए मैंने तुम सबको निगरानी के लिए घर पर छोड़ दिया था। वाह सर, मान गए, आपका दिमाग सच में बहुत तेज चलता है, पांडे मुस्कुराते हुए कहते हैं। हाँ सर, मैं भी मान गया। आप सच में बहुत ग्रेट हो। आपने आज फिर साबित कर दिया कि आप ग्रेट पुलिस इंस्पेक्टर हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, हेगड़े ने कहा। नहीं हे गधे, मैं कोई ग्रेट फ्रेट नहीं हूं। आजकल सभी माँ बाप कामकाज में राणा की तरह इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। उनकी नज़र में बच्चों को अलग कमरा दे दो, एक स्मार्टफोन दे दो और जितने पैसों की उन्हें ज़रूरत हो उतने पैसे मुहैया करवा दो। बस बच्चे आज़ादी पालेंगे और अच्छे इंसान बन जाएंगे। लेकिन यह सोच गलत है। बच्चों को फ्रीडम से ज़्यादा माता पिता के संस्कारों और देखभाल की ज़रूरत होती है। काश यह बात हमारे भारतवासी समझ पाते तो आज कई नौजवान रेप, हत्या, चोरी, डकैती जैसे कांडों में शामिल नहीं होते। काश यह बात राणा और मिसेस राणा जैसे अभिभावक समझ पाते तो आज आयशा, मिसेस राणा और उनकी मां जैसे निर्दोष इंसान जिंदा होते। लेकिन जी सर, सही कहा, मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया है। चलिए सर, चाय पीते हैं, हेगड़े ने कहा। नहीं हे गधे, अभी तो कहीं और कोई लड़का फोन पर कोई वीडियो देख रहा होगा या कोई वीडियो गेम खेल रहा होगा। कोई लड़की फोन की वजह से गलत राह पर जा रही होगी। वे अभी अपराधी बनने की प्रक्रिया में शामिल हो चुके होंगे। फिर हम जैसे पुलिस वालों को ऐसे ही कातिल की तलाश करनी होगी, कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और अगर पकड़े गए तो हमें मिलेगा सिर्फ पछतावा। ये पछतावा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे समाज को होगा। फिर सब यही कहेंगे, काश वह लड़की समय रहते घर आ गई होती, काश हमने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए होते तो वह रेपिस्ट या गुंडा नहीं बनता। खैर हे गधे, चलो चाय पीने चलते हैं। साला, हम जैसे पुलिस वालों के लिए यह भी नसीब की बात है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह गाड़ी को एक ढाबे के करीब रुकवाते हैं और एक लंबी सांस लेते हुए चाय पीने चल पड़ते हैं।
हेगड़े और पांडे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।